Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well. आज मैं फिर आपके अपने चैनल द मास्टर नेहरा सर में एक और क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत वेलकम करता हूँ। और देखिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, इसका बहुत बड़ा वेटेज रहता है जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। आज अगर हम जनरल कोई भी कॉमन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स का अपना एक अहम रोल रहता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे और अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज की ये क्लास फर्स्ट है। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स क्या है, किस वजह से इकोनॉमिक्स सामने आया, ये सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। और होपफुली आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, यूज़फुल आपके एग्जामिनेशन में सर्टनली रहेगा अगर चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। ऑल्टरनेटिवली वन डे इंडियन पॉलिटी एंड वन डे इंडियन इकॉनमी। उसके बाद के हम आगे के सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इंडियन इकॉनमी, मैंने एक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको सब्जेक्ट का नाम दे दिया, लेकिन हमें बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स एक ये हमारे सामने वर्ड है। मैं इस वर्ड के ओरिजिन पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो आप क्लियरली अपने नोट्स साथ साथ अपडेट करते रहिए, बनाते रहिए। इट्स अ स्टडी, एक अध्ययन है। इट्स अ स्टडी, किसका अध्ययन है? टू सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टू सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टू सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्याओं का अगर हम समाधान के अध्ययन की बात करें तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि ये सब हम इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो आती कैसे है सामने। अब आप लोगों को पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन वांट्स डिज़ायर्स, हमारी वांट्स डिज़ायर्स वो अनलिमिटेड हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हम उन चीज़ों को, उन चाहतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहते हैं वो बहुत कम है। तो हमें चॉइस करना पड़ता है, और चॉइस तब करना पड़ता है जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रहता है, यानी संसाधनों की कमी रहती है। तो अगर मैं आपको इसको क्लियरली मेंशन करूं तो देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे जनरेट हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर जनरेट की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि मैं किस चीज़ का चुनाव करूं। एज ए प्रोड्यूसर मैं किस चॉइस पर जाऊं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर सकूं। जब प्रॉब्लम की चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स की बात होती है तो जैसे मैंने बताया, हमारे संसाधन क्या हैं? लिमिट के हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। क्लियर? अब जब वांट्स अनलिमिटेड होगी तो ऑब्वियस है स्कार्सिटी होगी, यानी कि संसाधनों की कमी होगी। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सामने आएगा, संसाधनों की कमी सामने आएगी। स्कार्सिटी का मीनिंग होता है कमी,
अब ज़रा एक बार फिर इसको ध्यान से समझिए क्या है। हमारे सामने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करने की बात आती है, तो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? लोगों की चॉइस की स्टडी करेंगे। और चॉइस की स्टडी किस संदर्भ में हम करेंगे कि हमारे पास संसाधन हम देखेंगे कि वो लिमिट के हैं, उन चॉइस को हम पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस तो अनलिमिटेड है, वांट्स तो अनलिमिटेड है। और उसी वजह से हमारे पास संसाधनों की कमी है। जब संसाधनों की कमी होती है तभी इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है तभी इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। यानी संसाधनों की कमी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बीच का एक वे हम कैसे चूज करें, उसके बीच का रास्ता हम कैसे चूज करें, कैसे सल्यूशन तक जाएं, कैसे सेटिस्फेक्शन तक जाएं, कैसे प्रॉफिट तक जाएं, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इस सब को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वर्ड जो है वो कौटिल्य ने दिया। वर्ड इज गिवन बाय कौटिल्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक शब्द किसकी देन है, बाय होम इकोनॉमिक वर्ड इज गिवन। ओके, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि संसाधनों की कमी और जो चॉइस की समस्याएं हमारे सामने आ रही है उन सब का क्या वे आउट हो सकता है, द बेस्ट पॉसिबल वे आउट को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, उससे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। मान लीजिए जैसा हम देखते हैं या कोविड टाइम्स में हुआ कि गवर्नमेंट ने फ्री राशन सभी को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब जब वो फ्री राशन प्रोवाइड किया तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसको चाहे उतना दे सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लगभग सारे लोगों को 90 करोड़ पीपल को अराउंड, मैं एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ, उतना फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया। अब उसका पैसा भी बहुत सारा गवर्नमेंट को अफोर्ड करना पड़ा, पे करना पड़ा। अब वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है तो कैसे कर रही है? गवर्नमेंट की ना तो कोई फैक्ट्री होती है, ना उसके कोई फार्म होते हैं जहाँ से वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है या फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने वो जो कॉस्ट थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सामान हमें मिला, कमोडिटी, इकोनॉमिक्स में हम इसको कमोडिटी बोलेंगे ना कि थिंग्स बोलेंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सामान या कमोडिटी लोगों को दिया गया, उसके बदले में जो पैसा गवर्नमेंट को देना है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत जिसको बोलते हैं, वो कंज्यूमर पर नहीं डाली गई, यानी कि उन 90 करोड़ पीपल पे नहीं डाली गई, उस टैक्स पेइंग पीपल पर डाल दिया, पब्लिक पर डाल दिया जो उसका टैक्स, उसके लिए टैक्स पे करने वाले हैं। मैं आपको क्लियरली ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हिंदी के अंदर हम अवसर लागत बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम एक जो भी हमारा ऑल्टरनेटिव है उसका सेक्रीफाइस कर देंगे। क्या कर देंगे? बलिदान कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। सेक्रीफाइस ऑफ वन ऑल्टरनेटिव, वन ऑल्टरनेटिव, हम एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प का इसमें बलिदान करते हैं टू अडॉप्ट या टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब देखिए मैंने जो आपको एक कॉमन लाइफ का एग्जांपल बताया, अगर मैं उसको इलिस्ट्रेट करूं तो गवर्नमेंट के पास में एक ऑल्टरनेटिव क्या था? एक ऑल्टरनेटिव ये था कि वो उनसे पैसा लेते और कमोडिटी यानी व्हीट, फ्लावर जो है वो देते,
आटा और गेहूं देते, लेकिन गवर्नमेंट ने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे माना उसको? अगर कोविड सिनारियो की बात करें तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव में ये आया कि लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो भूखे मरने की नौबत उनकी आई हुई थी। तो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ये था कि ना कि उनसे पैसा लिया जाए बल्कि उनका जीवन बचाया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कमोडिटीज़ हैं वो लोगों को दी। इसीलिए इसको बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम मानेंगे और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काउंट होगा। अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और अगर वर्ड्स में डालने की कोशिश करूं तो देखिए, द वैल्यू ऑफ what you lost, or you can say what you are sacrificing, the value of what you are sacrificing, या फिर losing while selecting between two or more alternatives. ठीक है, इसको ज़रा समझिए कि जो चीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, दो या दो से ज़्यादा विकल्पों के बीच में जब हम चुनाव कर रहे हैं और एक चीज़ की वैल्यू जब हम खो देते हैं, उसका बलिदान कर देते हैं, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाएगी? वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। आप इसके नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अब उसके बाद में अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, क्योंकि मैं साथ साथ ही चलूँगा, तो आगे हम पीपीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कौन बात कर सकता है? कोई, आप ये मान के चलिए, कंज्यूमर तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि कंज्यूमर तो एंड में आ रहा है। इसके बारे में कौन? प्रोड्यूसर्स बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स बात करेंगे तो क्या होता है, एक पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, यानी चीज़ों की आपूर्तियाँ करते हैं, कमोडिटी की आपूर्ति करते हैं। अगर सप्लाई करेंगे वो, तो फिर वो प्रोडक्शन भी करेंगे, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो कोई चीज़ बनाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ही तो बनाएगा, क्योंकि बिजनेस का बेसिक मंत्रा यही होता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। जब हम कोई प्रोडक्शन करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, हम प्रॉफिट के लिए ही आगे जाएंगे। अब इस सारी, ये जो एक आपके सामने सीरीज बनती जा रही है या चेन बनती जा रही है, इस चेन को हम शो करते हैं पीपीसी से, ठीक है, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर एक साथ कर सकूँ। तो पीपीसी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी अभी करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बात करें पीपीसी की, तो इसका यूज कौन करेगा? इसका यूज ओबियसली प्रोड्यूसर्स करेंगे। देखिए, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसका यूज कौन करेगा? इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। ओके, इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। कोई चीज़ को बनाने वाले इसका यूज करते हैं। अब ये पीपीसी होता क्या है, बनता कैसे है? अब देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पहले स्टडी कर चुके हैं
तो आपको इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं किया है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़े इत्मीनान से करेंगे। देखिए, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। एरो लगाने का मीनिंग होता है ये आगे कंटिन्यू रहता है, कितना भी ऊपर कंटिन्यू हो सकता है। ये ओरिजिन होता है इसका, ओ से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको, इस पॉइंट को हम यहाँ से ओरिजिन मानते हैं, जीरो मानते हैं। ओके, तो एक तरफ मैं दो गुड्स ले लेता हूँ। यहाँ पर गुड्स ले लिया मैंने वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पर ले लिया गुड्स एक्स, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे हैं। अब ज़रा समझिए कि एक कंपनी है जो कंप्यूटर भी बना रही है। गुड्स वाई क्या है? कंप्यूटर है। ओके, और गुड्स एक्स क्या है? वो है कार्स, एक कार बना रही है। अब जो प्रोड्यूसर होता है उसको, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में। यानी इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे कंज्यूमर्स को दें, मैक्सिमम जो सबकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कैसे करें, इसके बारे में ही हम सब कुछ अध्ययन करने वाले हैं। अब ज़रा देखिए, मैं पॉइंट्स लगा लेता हूँ। यानी यहाँ पर जो गुड्स हैं, यानी कि 1000 कंप्यूटर प्रोड्यूस किसी कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ का पॉइंट देखूँ तो यहाँ पर 1500 यूनिट कंप्यूटर या यूनिट्स किसी भी कमोडिटी के वो हैं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर 2000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो, या जो इकाइयाँ हैं वो बनाई जा रही है। अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ज़रा देखिएगा, तो ये 600 जो कार्स हैं, यानी कि या तो 2000 कंप्यूटर बना ले कोई कंपनी, ओके, उतने रिसोर्सेज में, या वो 600 कार्स बना ले। अब अगर मैं इन्हीं 1500 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 800 क्या बना ले? या तो कार्स बना ले या वो बना ले कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद में अगर मैं 1000 कंप्यूटर की बात करता हूँ, 1000 कंप्यूटर की बात करता हूँ तो यहाँ मान लीजिए एक बार के लिए कि यहाँ पर 1000 कार्स ही बनाई जा रही है। ओके, अब अगर हम इनके पॉइंट को देखें तो इनका पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा इत्मीनान से, आराम से बनाइएगा, क्योंकि ये स्केल से बहुत अच्छे से बनाया जाता है। लेकिन अभी हम समझने के पर्पज से बना रहे हैं, आप भी आराम से बनाइए। देखिए, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आके टच करेगा। क्लियर? जब हम इस कर्व की बात करें तो ये कर्व अपनी यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ तक आ रही है। अब देखिए, इसका जो स्लोप है वो कैसा हुआ? कॉनकेव हुआ। यानी कि ये जो स्लोप है इस तरीके का जो आ रहा है ये कॉनकेव हुआ। अगर इस तरीके से आएगा तो वो कॉन्वेक्स होगा। क्लियर? तो हमें कॉनकेव जो स्लोप वाली जो ये कर्व है, ये कर्व होती है CURVE कर्व, तो ये जो कर्व है वो कॉनकेव स्लोप वाली होती है। तो सेकंड पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, अगर इसमें पूछे तो इसका स्लोप क्या होता है? कॉनकेव स्लोप, कॉनकेव स्लोपिंग कर्व। ओके, कॉनकेव स्लोपिंग कर्व होती है। क्लियर? अब आप जरा देख पा रहे होंगे कि ये कर्व यहाँ भी टच कर रही है और ये कर्व यहाँ भी टच कर रही है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो कर्व है वो बोथ एक्सिस y और x को टच करती है। जो कर्व टचेज x एंड y एक्सिस।
एक्स एंड वाई एक्सिस को ये टच करती है। अब अगर हम देखें तो इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? द लॉ ऑफ मार्जिनल, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो अपना आईसी पर इंडिफरेंस कर्व पे अप्लाई होता है। सॉरी फॉर दैट, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत कहाँ बढ़ रही है? अवसर लागत हमें कहाँ बढ़ रही है कि उतने संसाधन में हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा बना सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, हमें उन्हीं चीज़ों पर जाना पड़ता है। यानी संसाधनों का अलोकेशन हमारे पास, फिर मैं बता रहा हूँ, संसाधन लिमिट के हैं, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो हमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि अवसर लागत कहाँ बढ़ रही है, वो ये जो अपना पीपीसी कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर ये बड़े वाइजली सिलेक्ट कर पाता है कि कहाँ उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, कहाँ उसको एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का उसके द्वारा, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर देखिए कॉनकेव स्लोप होता है तो आप ओबियसली अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोपिंग कर्व कह लीजिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस जो पीपीसी कर्व है उसका यूज, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब जब यूज करने की बारी आती है तो मैं आपको अलग से पॉइंट बना करके लिख रहा हूँ, उसको आप इत्मीनान से समझिए। पहला क्या है? यूजेज, इसका प्रयोग कहाँ होगा? अगर मैं देखूं, अगर सबसे पहला क्वेश्चन ही तो ये आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी यानी कि कमी की विचारधारा। अगर हमारे पास कोई चीज़ की कमी है तो हम इसका मतलब यूज़ करेंगे, पीपीसी कर्व का यूज़ करेंगे। अगर हम कोई चीज़ एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो एफिशिएंसी कह लीजिए। अगर हम इनएफिशिएंसी भी शो करना चाह रहे हैं तब भी इसी का यूज होगा, इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग हो गया कि हम कितने पुरजोर तरीके से किसी चीज़ का अच्छे से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और कहाँ बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब हम इसका यूज करते हैं। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ जब शो करते हैं, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, तब भी इसका यूज करते हैं कि देखिए, अब अगर मैं एक जगह कोई ऐसा प्रोडक्ट रख लूँ जिसका अभी मार्केट में प्रचलन नहीं है, जैसे रेडियो मैंने रख लिया। अब रेडियो है, रेडियो की यूनिट कौन प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि उसका तो मार्केट में नहीं है, उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन कार्स की डिमांड है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत जहाँ जहाँ बढ़ेगी वहाँ वहाँ पीपीसी सामने निकल करके आएगा। ओके, तो ये था आपका पीपीसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपीसी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अब अगर आप इतना भी कर लेते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो हम जैसा सिविल सर्विसेज में करते हैं, कई बार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पीपीसी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको शो करता है, वो आ जाता है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। लेकिन जब हम यूपीएससी की, स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, द मोस्ट हैपनिंग सब्जेक्ट,
दैट इज चेंजिंग ईच एंड एवरी सेकेंड, वो है इकोनॉमिक्स। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अच्छे से स्टडी करना है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हमें स्टडी करना होता है बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो उसमें ये चीज़ें काम आती है। आगे देखिए, हम आईसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर जो होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब प्रोड्यूसर होता है, उसको मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। कंज्यूमर जो है वो डिमांड करेगा, डिमांड अगर उसकी पूरी होगी तो वो कंजप्शन करेगा। अब जब वो कंजप्शन करेगा तो उसको मैक्सिमम क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। यानी वो बहुत हद तक क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा कि हाँ ये चीज़ लेकर के आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट इन चूजिंग दीज थिंग्स। ओके, अब देखिए आईसी क्या है। आईसी को अगर हम बोलें इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। पहले मैं आपको आईसी से पहले इसका रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिए जैसा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आगे चलता रहेगा, ये ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पर भी क्या लेते हैं, एक कंज्यूमर जो होता है वो दो कमोडिटी ले लेता है। आप मान के चलिए किसके द्वारा यूज़ होगा, वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ हो रहा था, ये इट इज़ यूज्ड बाय कंज्यूमर, इट्स यूज्ड बाय अ कंज्यूमर। क्योंकि हम कंज्यूमर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इसका उपयोग भी कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। सेकंड पॉइंट पर हम चलेंगे। सेकंड पॉइंट पर ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब मैं जैसे ही आपके सामने कर्व बनाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी कमोडिटी ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं कमोडिटी ही लूँगा, यानी कि गुड लूँगा, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, गुड्स एक्स एंड वाई, सॉरी वाई एंड एक्स। ओके, टेक एनी टू सपोज एप्पल and any one mango. Okay, we have taken these two commodities. अब इन commodities को अगर कहीं पर भी कोई कंज्यूमर देखेगा तो वो किस लेवल तक जाने के बारे में सोचेगा, कहाँ उसको मैक्सिमम जो है उसको बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा, वो देखेंगे। यानी सेटिस्फैक्शन कहाँ उसको मिलेगी, बेनिफिट का मेरा मीनिंग है सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो कहाँ कैसे हासिल करेगा, किस बैलेंस में वो चीज़ें खरीदे तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। आप ज़रा इत्मीनान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सामने रखिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर मैं कमोडिटी ले लेता हूँ, क्योंकि एक सामान तो मैं नहीं लूँगा, मैं 1 2 3 यूनिट यानी यूनिट में ले लेता हूँ, इकाइयों में ले लेता हूँ। जब मैं इन कमोडिटीज़ के बारे में बात करता हूँ तो कैसे भी करके मैं इस स्लोप में तो नहीं आ सकता। जो स्लोप हमने कॉनकेव बनाया था वो स्लोप तो यहाँ कैसे भी नहीं हो सकता है। तो एक ही स्लोप बनता है। देखिए ज़रा, मैं अगर यहाँ से चलूँ, इसको टच करूँ, इसको टच करूँ और इसको टच करूँ, यहाँ से निकल गया। ये क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप तो हुआ। ओरिजिन की तरफ अगर स्लोप है तो डाउनवर्ड स्लोप हुआ। तो क्या हुआ, डाउन, इट्स, राइट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स डाउनवर्ड्स
स्लोपिंग, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन आपने इसका कर्व देखा, कर्व क्या है, कॉनकेव तो नहीं है, ये क्या है, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, ओके, कॉन्वेक्स कर्व। अब एक पॉइंट ये आया, जैसे हमने पीपीसी कर्व देखा था, वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा था और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा था, लेकिन ये तो किसी को भी टच नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, नॉट टचिंग एक्स और एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी इसको ये टच बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरा देखिए, यहाँ पर मान लीजिए उसको सेटिस्फैक्शन मैं S1 लिख रहा हूँ, यानी S से सेटिस्फैक्शन है, 1 यूनिट उसको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो अगर इसके ऊपर का कर्व आएगा तो इसको S2 मिलेगा, यानी कि इसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। अगर एक और कर्व आएगा तो S3 होगा, अगर एक और कर्व आएगा तो S4 होगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। हायर, मैं यहाँ सिर्फ आईसी लिख रहा हूँ, आईसी कर्व क्या मीनिंग होगा, सोर्स हायर सेटिस्फैक्शन, यानी कि उसको ज़्यादा उसमें संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा उसको संतुष्टि यहाँ पर मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब ज़रा एक बार और ध्यान से समझिए कि मान लीजिए मैंने 2 यूनिट ऑफ एप्पल खरीदे, बीइंग ए कंज्यूमर मैंने 2 यूनिट या 2 एप्पल खरीद लिए और 4 मैंगोज खरीद लिए। मेरे पास जो भी पैसा था लिमिटेड था, उस लिमिट में मेरी अनलिमिटेड मैं डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 एप्पल लिए और 4 मैंगो ले लिए, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब अगर मैं एप्पल की वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं 4 लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं तो वो लिमिट का पैसा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैंगो में मुझे कटौती करनी पड़ेगी, यानी वहाँ पर मुझे कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं 3 मैंगो ले रहा हूँ, 4 मैंने ये ले लिया, तो अब अगर मुझे यहाँ 6 यूनिट टोटल मिल रहा था, तो अब मुझे कितना मिल रहा है, 7 यूनिट मिल रहा है, तो मुझे मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है वो मिल रहा है। अब देखिए, मैंने एप्पल की कमोडिटी को, इसको यूनिट को बढ़ा दिया, इस कमोडिटी की, तो यहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मैंगो मैंने 2 लिया, टोटल यूनिट मुझे 8 मिल रही है, यानी इससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। क्लियर। अब मैंने 8 एप्पल की यूनिट ली और 1 मैंगो लिया, तो टोटल यूनिट मुझे जब मिला तो 9 मिला, तो इन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर मिला। और जैसे ही मैं ऊपर चलता जाऊँगा तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम कब हो सकता है, या तो मैं प्रॉपर ये ले लूँ, पूरे एप्पल ले लूँ, या पूरे मैंगो ले लूँ। अगर मुझे कॉम्बिनेशन में चलना है तो कहीं ना कहीं से तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो आप ज़रा ये देखिएगा कि इसमें हर लेवल पर कंज्यूमर को एक जैसी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन एक जैसी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर सेम सेटिस्फैक्शन की बात हम करेंगे, सेम सेटिस्फैक्शन, यानी एक जैसी सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है, यानी वो खुश है 1 मैंगो लेकर और 8 एप्पल लेकर, यहाँ भी खुश है, एक जैसी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और 4 मैंगो लेकर के और 2 एप्पल लेकर के भी वो खुश है, क्योंकि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए वो मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है उसकी तरफ वो जाना चाह रहा है। इसको बोलते हैं लो ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, लो ऑफ मार्जिनल, लो ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन।
तो अब आपको लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन समझ में आ गया। यानी कहीं से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो कहीं हम एडिशनल यूनिट ले रहे हैं, तो कहीं हम उसको छोड़ भी रहे हैं। ठीक है। अब इसमें हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, टू कर्व जो हैं, जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, कभी भी एक दूसरे को कट या क्रॉस नहीं कर सकती है। ये बात आप ज़रूर माइंड में रखिएगा कि ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। और इतना भी ये है, अगर पॉइंट आता है तो गुड एक्स एंड गुड वाई सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं आईसी कर्व। क्या बोलते हैं? आईसी कर्व या इनडिफरेंस कर्व। अगर मैं लिख दूं आप के लिए तो यहाँ लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, आपको बस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व, ओके, इनडिफरेंस कर्व, और इसको बोलते हैं आईसी कर्व। और हिंदी में इनको बोलते हैं उदासीन जो कर्व होती है, वक्र होती है, क्योंकि हम खुश हैं कोई भी पॉइंट छोड़ करके और कोई भी पॉइंट नया लेकर के हम खुश हैं, तो इसलिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ है तो आप एक बहुत अच्छा कदम ले चुके हैं इकोनॉमिक्स के स्टडी करने के बारे में, आप सिलेबस को समझने के बारे में। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स आपको इतने बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, हाँ लगे कि एक दो जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स आसानी से एक बार में सब चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मेहनत तो आपके एंड से करनी ही पड़ेगी। आप नोट्स बनाइए, करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, फिर आपको अच्छी सी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इनके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, इज ऑल अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एम आई राइट? तभी तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएंगे। अब अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग अलग आपको क्लियर करना चाहूँ तो आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसको सेक्टर भी बोल सकते हो आप, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। और एक रह गया अपना टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर या टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप समझ लीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं बोल सकता हूँ, और प्राइमरी इसको मैं सेक्टर भी बोल सकता हूँ, सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकता हूँ, और सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर भी बोल सकता हूँ, और टर्शियरी सेक्टर भी बोल सकता हूँ, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकता हूँ। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगा, जैसे हम माइनिंग करते हैं, यानी खादान में से कुछ भी निकालते हैं, ओके, जैसे एग्रीकल्चर है, ओके। इससे आपको समझ में आ गया कि ये इन चीज़ों पर आगे आने वाली जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड कर रही है। अगर हमारा एक मान लीजिए फैक्ट्री लगी हुई है, वो फैक्ट्री क्लॉथ की, और उसकी क्लॉथ को बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, वो कपास हमारा खेतों से आएगा, ओके। तो प्राइमरी एक्टिविटी ये हो गया। अगर हम इंडस्ट्री की बात कर लें, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इनकी बात कर लें, कोई प्रोडक्शन यूनिट हमने लगाई हुई है, कुछ भी निर्माण इकाई हमने लगाई हुई है, तब हम इसकी बात करेंगे। इसमें एटसेट्रा ज़रूर मेंशन कर लेना, क्योंकि ये और ज़्यादा आगे इसकी लिस्ट को हम जैसे फिशिंग वगैरह उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, ओके। ये सारी की सारी क्या होगी, आपकी
चीज़ों को स्टोरेज करके रखना, ये सारे के सारा क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर में आ गया। यानी ये तो ना तो कुछ बना रहे हैं ना कुछ उगा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर को एक तरह का क्या सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है, सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। यानी इस सेक्टर के अंदर हम सिर्फ सेवाओं पर ध्यान देते हैं, सेवाएं लोगों को मुहैया करवाते हैं। ओके, उसके बाद में ये तो थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद में आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। गैर आर्थिक गतिविधियाँ, अब गैर आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, धर्म से संबंधित कुछ भी हो, जो सामाजिक, जैसे भलाई का, सामाजिक सफाई का अगर कोई काम हो तो वो गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, ये सब देखिए सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, ये गैर आर्थिक गतिविधियों में शुमार किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो आप इनका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद में आपको मैं जो 2 सेक्टर थियरी, 3 सेक्टर थियरी, 4 सेक्टर थियरी, इसके बारे में चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको टीच किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिएगा मैं आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंग्लिश, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ में हिस्ट्री, ये और आपका इकोलॉजी जो बचता है, ये सारे बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ। आप सोचिएगा कि एक इंडिविजुअल कैसे करवा रहा है, लेकिन आप क्लासेस अटेंड कीजिए, वीडियोज़ वॉच कीजिए और डिफरेंस देखिएगा। अगर हम देखें सेक्टर्स की, तो 2 सेक्टर थियरी हम लेकर के आते हैं। 2 सेक्टर थियरी, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन आगे जाकर के आपको इनकी अहमियत, इनकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें 2 ही होते हैं। पहला कौन होता है, कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जो कि उपभोक्ता होता है, एंड प्रोड्यूसर होता है, एंड लिख लीजिएगा, एंड प्रोड्यूसर होता है। देखिए इसमें 2 मैंने लिया, एंटिटीज लिया, एक तो कंज्यूमर लिया, दूसरा प्रोड्यूसर लिया। अब इस तरह की जो इकोनॉमी होती है जो ऐसे रिवॉल्व करे, यानी यहाँ से यहाँ जाए, ये यहाँ से यहाँ जाए, ओके, ये रिवॉल्व एक सर्कल में, तो सर्कुलर इकोनॉमी होगी। सर्कुलर इकोनॉमी यानी सर्कल जो है वो क्या हो गया, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या हुआ, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हम जो डोमेस्टिक जो हमारी फैक्ट्रीज हैं या जो संस्थान हैं उनको बचा करके रखना चाहते हैं। मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक industries, or you can write down institutions, okay, whatever institutions या industries। तो इसको हम संरक्षणवाद का नाम भी देते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, इसको संरक्षणवाद का नाम हम देते हैं। यानी हम हमारी जो डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है, इकाइयाँ हैं, उनको बचा करके रखना चाह रहे हैं। अब इसको मैं आपसे 2 मिनट का टाइम चाहूँगा और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है चाइना की, और चाइना की फैक्ट्री मान लीजिए मार्कर बना रही है, और एक फैक्ट्री है इंडिया की, वो भी ये मार्कर बना रही है। चाइना मार्केट पे कब्जा करने के लिए चीज़ें जो है वो थ्रो अवे प्राइसेस पर या फैक्ट्री प्राइसेस पर खुद थोड़े टाइम के लिए नुकसान झेल करके बाज़ार में पहुंचा रहा है, और अपने वाली जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री प्राइस पर तो इसको बेच नहीं सकती,
नहीं तो वो बंद हो जाएगी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कैसे बढ़ेगी। तो उसको कीमतें ना चाहते हुए भी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ रही है। इससे क्या हुआ कि जो अपने वाली फैक्ट्री वो बंद पड़ जाएगी अगर चाइना से वो ही सारे सामान की सप्लाई होती रहेगी। तो गवर्नमेंट इस बारे में डिसीज़न ले सकती है, एक हार्श डिसीज़न है कि किसी भी देश से वो किसी भी सामान के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है या टैक्सेस को हाई कर सकती है, ताकि उनके प्राइजेज जो हैं वो ऊपर चले जाएं और वो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनको बचा सके। इसलिए उसको प्रोटेक्शनिज्म का नाम या संरक्षणवाद या बचाव करने का नाम दिया जाता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 3 सेक्टर थियरी। 3 सेक्टर थियरी। 3 सेक्टर थियरी भी वैसी ही है जैसी आपकी 2 सेक्टर थियरी है, बस इसमें एक और शामिल हो जाता है। वो कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर तो है ही, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट शामिल हो जाता है। प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार इसमें शामिल हो जाती है। 1, 2 एंड 3। इसके अंदर हम 3 एंटिटीज़ को देख पा रहे हैं, इसलिए इसको 3 सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है। इसको क्या क्लोज्ड इकोनॉमी बोल दिया, क्लोज्ड इकोनॉमी बोल दिया। जहाँ जहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात आएगी ना, वहाँ वहाँ प्रोटेक्शनिज्म का बात आएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहो अपने नोट्स में तो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोटेक्शनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ भी अप्लाई होता है, इसीलिए इसको 3 सेक्टर थियरी बोलते हैं। अपना नेक्स्ट आता है 4 सेक्टर थियरी। 4 सेक्टर थियरी। अब ये 4 सेक्टर थियरी क्या है? 3 सेक्टर तो हमारे ऑलरेडी ऊपर क्लियर है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कंज्यूमर लिया, फिर प्रोड्यूसर्स लिए, फिर हमने लिया गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो बचा हुआ संसार है, जो दुनिया है, वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया। 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने एंटिटीज़ इसके अंदर लिया 4 सेक्टर थियरी। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर हमने दोनों के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी किया, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? ओपन इकोनॉमी, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था, जो कि ज़्यादातर आज के अगर हम दुनिया की बात करें तो 4 सेक्टर थियरी ही अप्लाइड है। ओके, अब जैसे ही आप कोई जैसे इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, किसी भी न्यूज़पेपर में, वहाँ पर ये वर्ड मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं मिलेगा। ओके, वहाँ पर स्पेसिफिक टर्म मिलेगी और वो बेसिक्स आपको क्लियर होंगे आपके स्टैटिक पोर्शन से, स्टैटिक सब्जेक्ट से। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इनको समझो, अच्छे से बारीकियों से करो। ओके, तो अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं एक टॉपिक और करवा दूँ आज की इस क्लास के अंदर, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपके जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स है ना, बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ, उनको समझने की ज़रूरत है। कई बार लगेगा कि इकोनॉमिक्स हाँ पढ़ी, समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ, इतना समझ में नहीं आया, वैसा हमेशा से रहता है। आप चीज़ों को बार बार करते रहते हैं, उनको सेंस करते रहते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अब आगे का अपना टॉपिक है, देखिए कंज्यूमर है और एक तरफ क्या है, अपने प्रोड्यूसर्स हैं। एक तरफ है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कर्ता और एक तरफ है कंज्यूमर्स। ये दोनों किस पर या किससे जुड़े हुए हैं वो ज़रा देखिए। ये दोनों एक कॉमन एंटिटी की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि आर्थिक जो संस्थाएं होती है
उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब इनके बीच में एक फ़्लो बनेगा, उस फ्लो को आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। ज़रा समझिए। अब देखिए, सबसे पहले कहीं से भी हम स्टार्ट कर लें। प्रोड्यूसर से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ आ गया। अब प्रोड्यूसर क्या लेकर के आया यहाँ? प्रोड्यूसर लेके आया कंज्यूमर के पास कि आप खरीद लो, मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो कंज्यूमर ने अगर उसकी सेवाएं यूज की है तो प्रोड्यूसर के पास क्या लेकर के जाएगा? पैसा। वो एक्सपेंडिचर तो करेगा, उसे पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब पैसा यहाँ पर लेकर के जाएगा तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आया, वो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ले गया, यानी बैंक वगैरह में ले गया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। रिवर्स देखिए, अब कंज्यूमर पहले तो ये आ रहा था, आप इसको नंबर 1 मान लीजिए, चाहे अपनी सुविधा के लिए इसको नंबर 1 मान लीजिए, और ये भी क्या है? नंबर 1 का ही पार्ट है। ओके, या नंबर 2 कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारी समझने के पर्पज से बनाई गई चीज़ें हैं। देखिएगा, जब ये यहाँ पर गया कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास तो नहीं जा सकता ना, लेकिन जा भी सकता है। कैसे जाएगा? अगर मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास लैंड है, ज़मीन है, लेबर है, यानी हम मेहनत कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास क्या है? कैपिटल है कि हम पूंजी भी निवेश भी कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। ओके, और इसके अंदर एंटरप्रेन्योर भी आता है। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यमशीलता है वो भी आती है। एंटरप्रेन्योर यानी स्किल्स आती हैं। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। इसको वास्तविक जो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा उसको रियल फ्लो बोलते हैं। मैं एक बार क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, फिर प्रोड्यूसर से ये अपोजिट हो चला और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लूँ? अभी इसको मैं अभी नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या दे दूँ? नंबर 4 दे दूँ, यानी इसके बाद ही आएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, मैंने किसी को, प्रोड्यूसर को फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड दिया, तो मैं क्या लूँगा उससे? मैं उससे लूँगा रेंट, किराया। अब मैंने लेबर दिया तो मैं उससे क्या लूँगा? पैसा, तनख्वाह, सैलरी, वेजिज। मैं उससे वेजिज लूँगा। अगर मैंने कैपिटल दिया यानी पूंजी दिया, पैसा दिया, तो मैं उससे क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा। और अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप दिया यानी कि मैंने वहाँ पर कोई दक्षता भरा काम किया, तो मेरा वहाँ ना कोई तो प्रॉफिट निकलेगा। एंटरप्रेन्योर को आप बिजनेसमैन खुद बना लीजिए चाहे, यानी जो व्यापारी है वो खुद रहेगा। ये जो है, ये आप देखिए सारा पैसा है, इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ओके, ये है आपका मनी फ्लो, ये है रियल फ्लो। रियल फ्लो को बस इतना समझ लीजिए, इसके अंदर पैसा नहीं है, इसके अंदर आपकी मेहनत है, आपकी ज़मीन है, आपकी पूंजी है। इस पैसे को पैसा मत मानिए। पैसा वो हम काउंट कर रहे हैं जो हम उससे जनरेट कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आप मनी में काउंट कीजिए, मनी फ्लो में काउंट कीजिए। यहाँ पर जैसे एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस स्किल्स रखता है तो उससे उसको प्रॉफिट होगा। एम आई राइट? तो ये सारा चलता है। जैसे ये पैसा कंज्यूमर के पास आया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहुँच जाएगी। इस फ्लो के अंदर, इस चक्कर के अंदर कौन? प्रोड्यूसर यहाँ पहुँचा बैंक के पास, और यहाँ कौन आया? कंज्यूमर बैंक के पास। यानी बैंक जो है वो मिडल में आते हैं, सेंटर में आते हैं, और इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि इन सब से क्या बना? इन सब से कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल
आप समझिए, कैपिटल राजधानी नहीं है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर कैपिटल का मीनिंग ही पूंजी है। कैपिटल का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। अब कैपिटल फॉर्मेशन कौन करेगा? कैपिटल फॉर्मेशन कौन करेगा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे। ओके। अब कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, यहाँ से भी पैसा आया। अब ज़रा समझ लीजिए, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में पैसा यहाँ आ गया बैंक के पास, यहाँ से लास्ट स्टेप में पैसा आ गया बैंक के पास। तो बैंक क्या बनाएगा? बैंक करेगा कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक पूंजी का निर्माण करेगा। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करता है बैंक? वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक को जब हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उससे लोन लेते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या उससे होता है। अब देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन को अगर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ, ज़रा समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ। यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिसे उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि पैसे का निर्माण। अब पैसे का निर्माण हम कैसे करेंगे? 1/CRR इंटू डिपॉजिट। देखिए, यहाँ हमने क्या करा है, वहाँ से प्रोड्यूसर ने डिपॉजिट किया, यहाँ से कंज्यूमर ने डिपॉजिट किया। तो मैं यहाँ अगर लिख दूँ आपकी सुविधा के लिए डिपॉजिट, तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, आपको अच्छे से क्लियर होगा। और ये भी क्या कर रहा है? डिपॉजिट करवा रहा है। ओके। ये डिपॉजिट करवाने के बाद में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं फिर बता रहा हूँ, बैंक्स है जो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, CRR क्या है? CRR, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, पूंजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब जो बैंक नकदी में अपने पास रख लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने बैंक को कितने 100 रुपया दिया, 100 रुपीज़ दिया। अब ये एज एन एग्जांपल लेना आपको, कितना दिया, डिपॉजिट कितना करवाया, 100 करवाया। अब CRR कितना है? 10% है। ऑफ कोर्स है, CRR 10% है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा कितना आया? 10। यानी जो बैंक है वो अपने पास कैश के रूप में कितना रख लेगा? 10 रुपीज़ रख लेगा, और बाकी बचा हुआ जो मेरा डिपॉजिट का पैसा है वो आगे लोन पर या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए दे देगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छे से अभी समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उनका सलूशन ज़रूर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। टुगेदर वी कैन मेक ह्यूज चेंजेस। आप देखिएगा, YouTube से आप इतना बेहतरीन सीखेंगे कि आपको कहीं पर भी जो फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस हैं वो अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। बस मेरी आपसे एक बड़ी सिंसियर हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं, आप देखिएगा कि कैसे बेहतरीन चीज़ें होती चली जाएगी। मेरे फर्स्ट वीडियो और आज की वीडियो में आप देखिए, जब जैसे जैसे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है मैं और बेहतरीन आपके सामने कंटेंट प्रेजेंट करता जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।